हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आर्थिकी 2025, जिसमें टॉपिक होंगे राष्ट्रीय आय, कृषि एवं बागवानी, पशुपालन आंकड़े, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक है। अब इनसे क्या होगा कि जो हमारा एक तो इकोनॉमी का पोर्शन होगा वो तो कवर ही होगा, क्योंकि इन एग्जाम्स में इकोनॉमी का करंट आता है ना। साथ साथ ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर, उद्योग और आप मिनरल वाला सेक्शन देखते हो वो उसमें भी ऐड हो जाता है। तो आपके और साथ ही एग्रीकल्चर, यानी तीन सेगमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ये तीनों सेगमेंट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आखिरी तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो इससे क्या होगा, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उससे आपकी इकोनॉमी रिवाइज हो जाएगी और साथ साथ आपकी मिनरल और जो फूड से रिलेटेड डेटा है, ठीक है, वो भी आपका। तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमी के टर्म होंगे और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी इकोनॉमी साथ साथ रिवाइज हो जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पर जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो भी आपके यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला है कि एडम स्मिथ की एक सबसे महत्वपूर्ण कृति है, हो सकता है सीधे पूछ ले तो याद रखिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये किताब किसकी है? ये है एडम स्मिथ की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। एक तो चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको कि किसने किया था राष्ट्रीय आय का आकलन? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 से 1868 के बीच में किया था। और कितना इन्होंने अनुमान किया कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 20 रुपये। ठीक है, तो तीन डेटा आपको एक लाइन से मिल जाते हैं, मतलब ये एक पॉइंट से। फिर वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ और जिसके अध्यक्ष बनाए गए पीसी महालोनिबस। ठीक है, पीसी महालोनिबस बनाए गए राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, जिसका गठन हुआ 1949 में। फिर भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो की थी VKRV राव। ये याद रखना है, यहाँ पर एक टर्म अगर ये ऐड हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना, तो आप लगाओगे VKRV राव। और अगर पूछ लें कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। फिर वर्ष 2019 में एक CSO था, ठीक है, और एक था NSSO। इन दोनों को मिलाकर NSO बना दिया गया, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया। और एक कब बनाया गया? 2019 में। फिर वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय के मापन हेतु बेस ईयर है, यानी जो हम नेशनल इनकम किस बेस ईयर पे काउंट करते हैं, तो 2011-12 पे ये हम काउंट करते हैं। जनवरी 2025 में नीति आयोग के सदस्य हैं रमेश चंद्र। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला के आधार संशोधन को आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 करने के लिए एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए क्या है कि थोक मूल्य सूचकांक अभी किस पे गिना जाता है? आधार वर्ष इसका कितना है? 2011-12। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इसको 2022 से मतलब जो बेस ईयर बनाया जाए वो 2011-12 हटा के 2022-23 बनाया जाए। अब इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है, उसका क्या नाम है? रमेश चंद्र की अध्यक्षता। तो रमेश चंद्र कमेटी किससे रिलेटेड होगी? थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में चेंज करने से। ठीक है, फिर आगे अगर देखें तो भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने के लिए विश्वनाथ गोलदार की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया है और इसे वर्ष 2026 में लागू करने की संभावना है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए जो रमेश चंद्र की कमेटी हुई है वो क्यों हुई है? WPI में आधार वर्ष चेंज करना है। ठीक है, और जो जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष जो चेंज करना है उसके लिए कमेटी बनी है विश्वनाथ गोलदार। ठीक है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के, ये उपाधिकरण गलत लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, तो याद रखना है किसी देश की जो आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है वो होती है प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय। फिर है कि वस्तु की ऐसी मध्य प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है, अथवा जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए आपने कोई खाने की वस्तु ली, वो क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु, क्योंकि आपने उसका उपभोग कर लिया। ठीक है, अब वो उत्पादन के प्रक्रम में नहीं आएगी। अब जो ये अंतिम वस्तुएं हैं इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होती है उपभोग वस्तुएं और दूसरी होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी सेवाओं का उपयोग
उसी समय हो जाता है, ठीक है। जैसे आहार आपने कुछ खाने के लिए खरीदा, कपड़े पहने या मूवी देखने गए, तो इनकी ये जो सेवाएं हैं इनका उपभोग जो है वो आप उसी समय कर लेते हो जब अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा उनको क्रय किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, इन्हें उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोभ को मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल ह्रास। तो मूल ह्रास क्या होता है, मान लीजिए आप कोई मशीन खरीदते हो, जब उसको आप चलाओगे तो उसमें जो टूटन फूटन होगी तो उससे आपका नुकसान ही तो होगा, तो वो एक मूल ह्रास हो जाता है, ठीक है। तो वो उसको जो आप जितना इन्वेस्ट करते हो उसमें से वो अनुमानित करके घटा दिया जाता है, मूल ह्रास, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है, जैसे उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। वस्तुएं भी शामिल हैं और सेवाएं भी शामिल हैं, तो ये टर्म आप जरूर याद रखना। फिर कोई फर्म दूसरे फर्म से जो कच्चा माल खरीदती है उसको उत्पादन प्रक्रम में पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है और इसे मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। तो ये आप, जैसे आलू है, ठीक है, क्या हुआ, मान लीजिए एक किसान की फर्म है, वहाँ से दूसरी फर्म जो चिप्स बनाती है उसने क्या किया, इस फर्म से आलू खरीदे और इसने खरीद लिए, ठीक है, इस फर्म ने इससे आलू खरीद लिए, अब मध्यवर्ती वस्तु क्या हो गई, चिप्स बना, तो उसको कहा जा रहा है मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ दो, अगर आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट है तो पीडीएफ आपके पास होगी, आप वहाँ से देख लेना। बाकी आगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आय विधि में व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो जो आय विधि में जो गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की, वो किस बेस पे होती है, व्यक्तियों की आय के आधार पर। फिर है व्यय विधि। तो व्यय विधि में जब व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है, ठीक है, कहाँ पर, वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक साधन लागत पर जीडीपी रहा है, लेकिन वर्ष 2015 में एनएसओ ने साधन लागत पर जीडीपी को आधारिक कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तथा अब बाजार कीमत पर जीडीपी, जिसे अब केवल जीडीपी कहा जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक है, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय आय का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक क्या है, वो है बाजार कीमत पर जीडीपी, ठीक है, जिसे केवल जीडीपी कहा जाता है। और पहले क्या था, साधन लागत पर जीडीपी, 2015 से ये चेंज हुआ है। अब जो साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो साधन लागत में केवल उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान शामिल होता है। अब कोई चीज़ बनाने में, ठीक है, जो जो चीज़ें लगती हैं उनकी कास्ट को इसमें काउंट किया जाता है तथा इसमें कोई कर शामिल नहीं होता है। कर तो तब शामिल होगा ना जब वो सारी चीज़ें बनने के बाद फिर उसको बेचोगे आप। फिर बाजार कीमतों पर जीडीपी के आकलन के लिए हमें साधन लागत में करों को जोड़ना तथा उपदान यानी सब्सिडी को घटाना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, जैसे जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें यानी साधन लागत में क्या होता है कि साधन लागत में कोई कर शामिल नहीं होता है, लेकिन जो बाजार कीमत पर जीडीपी होता है उसके आकलन के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट में करों को जोड़ना पड़ता है तथा सब्सिडी को घटाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहते हैं, किसी देश के नागरिकों, निवासी एवं अनिवासी दोनों, ठीक है, निवासी एवं अनिवासी दोनों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, ठीक है, यह टर्म याद रखिएगा, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आगे देख लेते हैं। फिर आगे है कि यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल ह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होती है उसे निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है, मूल्य ह्रास। फिर बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं, ये आपको याद रखना, ऐसा पूछा भी गया है। तो बाजार कीमत में क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं और अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट दे दे कि जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो केवल वस्तुओं पर आरोपित किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर ये आरोपित किए जाते हैं। फिर आगे दिया है कि यदि वैयक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम से वैयक्तिक कर अदायगी, यानी जैसे अगर हम आयकर और शुल्क को घटा दें तो हमें वैयक्तिक प्रयोज्य आय यानी जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यानी आपको ये याद रखना है, जो पर्सनल इनकम होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है, पर्सनल इनकम में आयकर भी शामिल होता है और गैर कर अदायगी यानी शुल्क भी उसमें शामिल होता है। तो अगर हमें वैयक्तिक प्रयोज्य आय देखनी है तो हमें क्या करना होगा, वैयक्तिक आय में से आयकर और शुल्क को घटा देंगे तो हम जितना प्रयोग कर सकते हैं वो हमारी एक्चुअल इनकम आ जाती है, ठीक है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय परिवारों की समस्त आय का अंश है, जो बात यहाँ पर मैंने कही है वही चीज़ है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ फार्मूला वगैरह है, आपको अगर देखना हो तो आप देख लो, काम की चीज़ है ये कि राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 जारी हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं।
तो 28 फरवरी 2025 को सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसओ द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक है, आधार वर्ष क्या है 2011-12, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ष 2024-25 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में स्थिर कीमतों यानी 2011 बेस ईयर माना गया है, तो स्थिर कीमतों तथा चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः, तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है 1,14,705 रुपये, ठीक है, स्थिर कीमतों पर कितनी है 1,14,705 रुपये है। और अगर हम बात करें चालू कीमतों पर, ठीक है, तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 2,05,579, कितनी है 2,05,579 रुपये अनुमानित है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला जो अनुमान दिया है, ठीक है, अग्रिम अनुमान, वो हम देख लेते हैं। सकल मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार वृद्धि स्थिर कीमतों पर और यहाँ पर चालू कीमतों पर, वो देखेंगे। जैसे अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र पे जो ये स्थिर कीमतों पर कितनी है 4.4% है और चालू कीमतों पर कितनी है 10.1% है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो कितना है 5.8% है और चालू कीमतों पर कितना है 6.6% का अनुमान है। जीवीए में क्षेत्रवार वृद्धि की बात की जा रही है, ठीक है। फिर टर्सरी सेक्टर यानी सेवा सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो जीवीए में इसकी क्षेत्रवार वृद्धि कितनी है 7.3% स्थिर कीमतों पर, जबकि चालू कीमतों पर कितनी है 10.7%। अब इनमें अगर आपको सेक्टर वाइज देखना है तो आप ये देख लेते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, तो ये देख लो कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मात्स्यिकी यानी फिशरीज, खनन एवं उत्खनन, तो ये सब कहाँ होते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र। खनन और उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण है, बिजली हो गई, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य सेवाएं हो गई, तथा मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण भी इसमें शामिल होता है। तृतीय क्षेत्र यानी जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे व्यापार है, होटल है, परिवहन, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं, वित्त, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं ये शामिल होती हैं। तो कुल मिला के आपको ये भी याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल होता है और तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल होता है, ठीक है। बाकी क्षेत्रवार इनकी वृद्धि हमने देख ली है स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर। अब यहाँ पर नॉमिनल जीवीए की क्षेत्रीय संरचना की बात की गई है, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में। तो कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्यिकी यानी फिशरीज कितनी है 18%। अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना, इसको हाईलाइट कर दिया है, वैसे इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे खरीफ की फसलें, ठीक है, सबसे पहला है। अब इसमें एक तो पूछ लेते हैं कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मोए मोए हो जाएगा। जैसे खरीफ फसल अगर हम बुआई की बात करें तो ये जून और जुलाई में बोई जाती हैं और इनकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर यानी लगभग दिवाली के आसपास इनकी कटाई होती है। अब इसमें कौन सी प्रमुख फसलें हैं, जैसे आप देखोगे धान हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा, ठीक है, मक्का, मूंग, उड़द, कपास, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, तिल आदि, ठीक है। तो याद रखना, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, कपास, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, तिल आदि। अब इसमें बात की जा रही है धान, तो धान क्या है, ये उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। क्या है ये, उष्णकटिबंधीय फसल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए जून जुलाई में मतलब बोई जाती है। मानसून सीजन होता है, अच्छा खासा पानी बरसता है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है इसको, ठीक है। फिर चावल की जो प्रमुख किस्में हैं, यहाँ पर भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। जैसे एक है अमन, ये जो चावल की प्रमुख किस्में हैं, एक है अमन, ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। फिर है औस या कार, इसकी मई जून में बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। फिर है बोरो या दलू, नवंबर दिसंबर में बुआई होती है, ठीक है। ये जो बोरो और दलू है ये उल्टा है, ये नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, धान की 3 फसलें किन राज्यों में पाई जाती हैं, असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर चावल उत्पादक अग्रणी 3 राज्य, 2023-24 का जो अंतिम अनुमान है उसके हिसाब से डेटा है और यही लेटेस्ट भी है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें चावल उत्पादक अग्रणी 3 राज्य, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तेलंगाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल। अब सिर्फ तेलंगाना का आप याद रख लो और उत्तर प्रदेश का देख लो कि तेलंगाना का अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा कितना है चावल उत्पादन में, तो तेलंगाना का है 12.24% और उत्तर प्रदेश का है 11.60%, ठीक है। ये बस आंकड़े देखते रहिए, अगर आपको वहाँ पर मिलेगा तो आप मतलब ऐसे खट्ट से टिक मार दोगे, है ना। तो बस इतना याद रखना, चावल उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन है, तेलंगाना, यूपी, ठीक है, TUW, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, तो ये आपको याद रखना है।
अब धान की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? आरओ में क्या होता है कि मैचिंग में पूछ लेते हैं, तो देख लीजिए, जैसे गोविंद हो गया, नरेंद्र 97, नरेंद्र 118, ठीक, नरेंद्र लालमती, वारानी दीप और पंत धान 12, सीता, सरजू 52, पूसा 44, हंसा, जया, पद्मा, कृष्णा, सत्यभामा, ठीक है, जो कृष्ण की वाइफ थी सत्यभामा, वो भी धान की प्रमुख किस्म है। शताब्दी, ठीक है, शताब्दी जो ट्रेन चलती है वो धान की प्रमुख किस्म है। नवीन, राजलक्ष्मी और अजय, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र 97, नरेंद्र 118 और नरेंद्र लालमती, ये क्या है? धान की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। फिर सुगंधित धान, एक तो आपने धान देख लिया नॉर्मल वाला, अब है सुगंधित धान। इनकी प्रमुख किस्में कौन सी है? एक तो आपने काला जीरा पढ़ा होगा, ठीक है, नुआ काला जीरा, एक है पूर्ण भोग, पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, सुगंध 5, मालवी 105, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये पूसा सुगंध से आइडिया लगा लोगे धान की किस्म है। बाकी नुआ काला जीरा, पूर्ण भोग, ठीक है, ये क्या है? सुगंधित धान की प्रमुख किस्में हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है मक्का उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं? तो मक्का उत्पादन में अग्रणी 3 राज्य कौन है? नंबर 1 पर आ जाता है आपका कर्नाटक, नंबर 2 पर आ जाता है बिहार और नंबर 3 पर आ जाता है मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, मक्का उत्पादन में कौन है? कर्नाटक नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर बिहार है और नंबर 3 पर है एमपी, ठीक है। फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को बोला जाता है। फिर आता है मोटे अनाज उत्पादक अग्रणी 3 राज्य, यानी जो मोटे अनाज के उत्पादन में 3 राज्य जो अग्रणी हैं वो कौन से हैं? तो नंबर 1 पर आ जाता है राजस्थान, ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादन में नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर कर्नाटक है और नंबर 3 पर कौन आ जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है। फिर भारतीय श्री अन्न यानी मिलेट्स पौष्टिकता से भरपूर गेहूं और चावल से बेहतर हैं, क्योंकि यह प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। यह ग्लूटेन मुक्त होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है। याद रखिएगा क्या होता है? निम्न होता है, जो इन्हें सीलियक डिजीज या मधुमेह रोगियों के लिए अनुकूल बनाता है। फिर अगर हम बात करें मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए मिलेट्स के प्रकार हैं। एक तो बाजरा होता है, आपको पता है, ज्वार भी आता है, रागी, छोटा बाजरा जिसको कंगनी भी बोलते हैं, सांवा, ठीक है, कोदो, चीना और कुटकी। तो ये आपको याद रखना है कि जो मिलेट्स हैं उसमें सिर्फ आपको बाजरा, रागी वगैरह ये सब पता है, तो याद रखना क्या होता है? बाजरा, ज्वार, रागी, छोटा बाजरा, कंगनी जिसको बोलते हैं, सांवा, कोदो, चीना और कुटकी भी इसमें होता है। इसके अतिरिक्त 2 छद्म मिलेट होते हैं। कौन सा? एक तो कूटू, ठीक है, और दूसरा चौलाई। ये छद्म मिलेट कहे जाते हैं। ज्वार को किंग ऑफ मिलेट्स के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, किंग ऑफ मिलेट्स के रूप में किसे जाना जाता है? ज्वार को। रागी को मडुआ भी कहा जाता है और कोदो को कोडोन भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ज्वार, जिसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ मिलेट्स। तो ज्वार उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो ज्वार उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है, नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर कर्नाटक आ जाता है और नंबर 3 पर आ जाता है राजस्थान। तो याद रखिएगा, ज्वार उत्पादक अग्रणी 3 राज्य, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 कर्नाटक और नंबर 3 कौन है? राजस्थान। फिर अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन है? तो बाजरा में नंबर 1 पर आ जाता है राजस्थान, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बेसिकली अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो तो जिसमें उत्तर प्रदेश पहले या दूसरे नंबर पर आता है, और यह कुल खाद्यान्न के मामले में अलग डेटा होता है, वो अलग बात है। बाकी जिन फसलों में या जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश दूसरे या पहले नंबर पर आता है तो उन्हें तो आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर कौन है? हरियाणा। तो याद रखिएगा बाजरा उत्पादन में, ठीक है, कौन? RUH, रू हो जाता है, यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। फिर रबी की फसलों की अगर हम बात करें तो रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर, यानी वहीं दिवाली के आसपास इनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल यानी होली के बाद या होली के आसपास इनकी कटाई होती है। जैसे प्रमुख फसलें कौन हो जाएंगी? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि ये सारी फसलें हो जाती हैं रबी में। गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? राज, ठीक है, राज 3077, पूसा, सिंधु गंगा, यूपी 308, कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, देश रत्न और गोमती। तो याद रखिएगा, अर्जुन, कुंदन, देश रत्न, गोमती ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। और गेहूं उत्पादन में अग्रणी 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है गेहूं? उत्तर प्रदेश में होता है। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश में होता है और नंबर 3 पर कहाँ हो रहा है? पंजाब में, ठीक है। तो ये 2023-24 के अंतिम अनुमान पर आधारित है। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश और नंबर 3 में पंजाब पर हो रहा है गेहूं उत्पादन। फिर जायद की फसल की बात करें तो मार्च और जून में ये फसलें बोई जाती हैं, ग्रीष्मकालीन फसल, जिसमें आजकल आप खा रहे हो खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे की फसलें।
अब अगर हम बात करें नकदी फसलों की, ठीक है, तो नकदी फसलों के अंतर्गत कौन सी आती हैं वैसे? कपास आ जाता है, जूट आ जाता है, गन्ना, तंबाकू और तिलहन आदि प्रमुख हैं, ठीक है। कौन सी? कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और तिलहन, ये क्या है? नकदी फसलें हैं। पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है या नकदी फसलें हैं, कूट बना के पूछेगा। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, ये आपको कक्षा 6 से पता होगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है कपास को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कपास की खेती के कारण खंडवा तथा खरगोन जिलों को सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा किसको कहते हैं? खंडवा को कहते हैं और खरगोन जिलों को कहते हैं। कपास के बीज से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। फिर अगर हम बात करें कि कपास के उत्पादन में अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं, तो कपास उत्पादन में नंबर 1 पर कौन आ जाता है? गुजरात आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप वाइट गोल्ड के नाम से बोल रहे हो कपास को महाराष्ट्र में, तो इसका मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र ऊपर होगा। नंबर 1 पर कौन है? गुजरात है कपास के उत्पादन में, ठीक है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर है तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में कपास को बोला जरूर जाता है वाइट गोल्ड, लेकिन इसका उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? गुजरात में, और नंबर 2 पर होता है महाराष्ट्र में। फिर जूट की बात की गई है, तो जूट की बुआई मार्च से मई के मध्य में की जाती है, ठीक है, मार्च से मई के मध्य में की जाती है, और जूट के डंठल से चारकोल एवं गन पाउडर बनाया जाता है। जूट की 2 प्रमुख किस्में होती हैं जिनका नाम दिया गया है, एक का नाम है कैप्सुलेरिस, ठीक है, कैप्सुलेरिस, तथा दूसरी है ओलिटोरियस, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कैप्सुलेरिस और ओलिटोरियस, ये क्या है? जूट की 2 प्रमुख किस्में हैं। कैप्सुलेरिस को सफ़ेद जूट या कहीं कहीं ककिया बम्बई भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ये छोड़ दो। बाकी आप देखो, जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी सुनहरा रेशा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है? जूट को बोला जाता है। जूट उत्पादक अग्रणी 3 राज्य की अगर हम बात करें, तो जूट में आपको पता है पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, ठीक है, जूट में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर बिहार है, और नंबर 3 पर कौन आ जाता है? असम आ जाता है। तो याद रखना आपने, जूट में नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर बिहार और नंबर 3 पर है असम, ठीक है। अब अगर हम गन्ने की बात करें, तो गन्ना क्या है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। गन्ना क्या है? उष्णकटिबंधीय पौधा है, और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर आपको रोक के बताऊंगा कि दरअसल ये जो बुक है, इसको अगर आप पढ़ लोगे, है ना, तो एक तो ये यूपी पीसीएस में काम आएगी, आगे जितने भी एग्जाम होने वाले वहाँ पे काम आएगी, और इससे आपका ज्योग्राफी का भी पोर्शन कंप्लीट होगा, साथ साथ इकोनॉमी तो कंप्लीट हो ही रही है, और एग्रीकल्चर का भी पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से आपको 3 सब्जेक्ट का फायदा देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। और वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, और डिटेल में जाना है तो कहाँ? प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अब गन्ना उत्पादन में अग्रणी 3 राज्य कौन है? तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आ ही जाता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है गन्ना उत्पादन में, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, और कर्नाटक नंबर 3 पर है। उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर में है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी आपको आइडिया भी होगा। फिर यहाँ पर दी है कि भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। अब तिलहनी फसलें कौन सी हैं? सरसों तिलहनी फसल है, अलसी हो गया, मूंगफली भी तिलहनी फसल है, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तोरिया, तिल, अरंडी और बिनौला, ठीक है। तो ये हो जाएंगी तिलहन फसल, यानी जिनसे तेल निकाला जा सकता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। ये भी आपको आइडिया होगा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। अब यहाँ पर सरसों और प्रजातियां किसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन आरओ में बहुत पूछा जाता है, तो ये एक बार थोड़ा देख लीजिए आप कि सरसों की कौन सी प्रजातियां हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे पूसा बोल्ड हो गया, ठीक है, पूसा बोल्ड हो गई, तो ये कौन सी? सरसों की फसल है। वरुणा हो गया, पीताम्बरी हो गया, ठीक है, वरुणा, पीताम्बरी, नरेंद्र सरसों नाम से स्पष्ट है। जो अलग है थोड़ा वो देख लो आप, जैसे आशीर्वाद हो गया, ठीक है, आशीर्वाद आटा भी आता है, और सरसों, ठीक है, आशीर्वाद सरसों हो गया, माया हो गया, लक्ष्मी हो गई, ठीक। तोरिया की अगर हम बात करें, तो इसमें भवानी, ठीक है, भवानी। सरसों देख लो, मूंगफली देख लो, और सोयाबीन देख लो। मूंगफली में चंद्रा, चित्रा, ठीक है, चंद्रा हो गया, चित्रा हो गया, चंद्रा के साथ सोमनाथ भी आ जाएंगे, ठीक है, और जूनागढ़ भी आ जाएगा। फिर ज्योति भी यहीं पर आ जाएंगी। तो कौशल, प्रकाश, अंबर, उत्कर्ष और दिव्या, ये सब इनके दोस्त हैं, ठीक है। मूंगफली के कौन कौन दोस्त हैं? चंद्रा है, चित्रा है, ज्योति भी हैं। फिर
कौशल भी इसके दोस्त हैं, प्रकाश भी इसके दोस्त हैं, अंबर, उत्कर्ष और दिव्या, साथ ही सोमनाथ और जूनागढ़ ये यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इनके सारे ये दोस्त हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बना के याद कर लीजिएगा। बाकी सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन में दुर्गा, ठीक है, दुर्गा किस्म है। फिर इंदिरा सोया एक किस्म है इसमें सोयाबीन की। फिर अगर हम सूर्यमुखी की बात करें तो सूर्यमुखी में तो कुछ ऐसे प्रभात, ठीक है, प्रभात जो है वो किसकी किस्म है, सूर्यमुखी की है। फिर तिल अगर देखना हो तो देख लो, बाकी अगर छोड़ना हो तो छोड़ दो। ठीक, फिर क्या है, मूंगफली को, तिलहनों का राजा किसको बोला जाता है, मूंगफली को बोला जाता है तिलहनों का राजा। इसे वंडर नट और गरीबों का काजू भी कहा जाता है। मूंगफली उत्पादक अगर हम 3 राज्यों की अगर हम बात करें, ठीक है, अग्रणी 3 राज्य, तो गुजरात नंबर 1 पर आ जाता है। सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है, गुजरात में होती है। ठीक है, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुजरात में। फिर गुजरात से इधर बढ़ोगे फिर कहाँ हो जाएगी, राजस्थान में। फिर राजस्थान से थोड़ा इधर आओगे फिर कहाँ हो जाएगी, मध्य प्रदेश में। तो नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 2 पर राजस्थान और नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, रेप सीड और सरसों उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, ठीक है, सरसों सबसे ज़्यादा हो रहा है राजस्थान में। याद रखिएगा, रेप सीड और सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, राजस्थान में नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश है नंबर 2 पर, ठीक है, और मध्य प्रदेश है नंबर 3 पर। तो रेप सीड और सरसों के मामले में RUM, ठीक है, रम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर अगर हम सोयाबीन की बात कर लेते हैं तो सोयाबीन उत्पादक अग्रणी 3 राज्य आपके कौन से हैं, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। बीच में ये बदला था, महाराष्ट्र पहुंच गया था, लेकिन फिर से ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है सोयाबीन में, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर कौन है, राजस्थान। तो याद रखिएगा, ठीक है, MMR ऐसे याद रख लेना, MMR। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये हो जाएगा सोयाबीन के मामले में। फिर सूर्यमुखी यानी सूरजमुखी की अगर हम बात करें तो सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा हो रहा है कर्नाटक में। उसके बाद नॉर्थ में आ जाओ, कहाँ हो रहा है, हरियाणा में, और फिर हो रहा है उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नाटक, ठीक है, KH और O। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि सूरजमुखी का उत्पादन करने वाले 3 जो अग्रणी राज्य हैं, नंबर 1 पर कौन हो जाएगा, नंबर 1 पर कौन हो जाएगा, सॉरी, नंबर 1 पर कर्नाटक हो जाएगा, नंबर 2 पर हरियाणा हो जाएगा और नंबर 3 पर उड़ीसा। तो ये देखोगे, अगर ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखो तो ये ऐसे आके ऐसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा इसका मैप, ऐसे मैप दिमाग में कुछ ऐसे बनाते जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब कुल तिलहन उत्पादन की बात की जा रही है। ठीक है, अभी आप देख रहे थे तिलहन में जो अलग अलग फसलें हैं उनकी देख रहे थे, आप देख रहे हैं कुल तिलहन उत्पादन में अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं। तो कुल तिलहन उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान है। ठीक है, कुल तिलहन उत्पादन में नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर कौन है, मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर कौन है, मध्य प्रदेश, और नंबर 3 पर आ जाता है स्थान गुजरात का। तो ये आपको याद रखना है। फिर दलहन की अगर हम बात करें तो प्रमुख दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें कौन सी हैं, अरहर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मटर, मूंग, उड़द आदि, ये क्या है, ये सारी दलहनी फसलें हैं। और दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन या नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। तो ये जो दलहनी फसलें हैं ये हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। अब हम अरहर की प्रजातियां देखेंगे। ठीक है, अरहर एक फसल है, दलहनी फसल है, और इसकी कौन सी किस्में होती हैं वो देख लीजिए। जैसे आपने प्रभात देखा था, ठीक है, प्रभात ये सूरजमुखी की भी थी, बाकी प्रभात अरहर की भी किस्म है। फिर पारस हो जाएगी, बहार, वसंत, अमर, आजाद, मालवीय, विकास। ठीक है, इसमें लगा तो लगा, नहीं तो अब्दुल गनी वाला, मतलब अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, अगर 1-2 मिल गए तो ठीक है, नहीं तो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते हो। PYQ अगर देखा होगा तो उसमें से हो सकता है फंस जाए। बाकी यहाँ से जैसे प्रभात सूरजमुखी की भी है, प्रभात अरहर की भी है, जागृति जो है, ठीक है, ये भी अरहर की है। फिर अगर हम बात करें काबुली चना, ये छोड़ दो, मटर की बात करते हैं। तो मटर में कौन आ जाएगा, प्रकाश। ठीक है, मटर में प्रकाश आ जाएगा। फिर आज़ाद भी आ जाएगा, रचना, शिखा, ठीक है, पूसा, प्रभात, विकास, जय, सपना, अमन, हरियाल, पालथी, मटर। याद रखिएगा, आज़ाद जो है वो मटर की किस्म है, रचना और शिखा ये भी मटर की किस्म है, प्रकाश जो है ये भी मटर की प्रजाति है एक, और जय, सपना, अमन, हरियाल ये भी मटर की प्रजाति है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली जब आप PYQ कर रहे होगे तो एक आइडिया होगा कि वहाँ पर एग्जामिनर, मतलब एक नॉर्मल सा जो होगा, मान लीजिए नॉर्मल सी कोई फसल होगी, वो एक मिल रहा होगा और एक मिलने से वो सारी चीज़ें उसमें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा होगा उसमें कोई एक तो ऐसा होगा जो आपको याद होना चाहिए, और वो ऐसा ईजी होता है, अगर आपने उसको मिला डाला तो लाइव झींगा लाला, तो ऐसा वाला सीन होता है। फिर अरहर उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो अरहर सबसे ज़्यादा, जिसको आप तूर दाल, ठीक है, अरहर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अरहर कहाँ हो रही है, कर्नाटक में हो रही है। ठीक है, कहाँ हो रही है, कर्नाटक में, लेकिन मेरे को लगता है खपत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही होगी।
तो अरहर उत्पादन अग्रणी 3 राज्य, नंबर 1 पर कर्नाटक हो जाता है, नंबर 2 पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है और नंबर 3 पर कौन हो जाता है? उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखिएगा, अरहर उत्पादक अग्रणी 3 राज्य है, नंबर 1 पर कर्नाटक, नंबर 2 पर महाराष्ट्र और नंबर 3 पर कौन है? उत्तर प्रदेश। फिर बात करते हैं चना। तो चना के उत्पादन में, चना खिला खिला के घोड़ा बन जाओगे, है ना। तो चना उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं? तो चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन भी आपने पढ़ा था कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा था? मध्य प्रदेश में। अब चना भी आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और राजस्थान नंबर 3 पर। तो चना और सोयाबीन में समानता क्या है कि जो अग्रणी 3 राज्य सोयाबीन के हैं वही अग्रणी 3 राज्य चना के भी हैं। तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की क्रोनोलॉजी थी, तो चना में भी क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की क्रोनोलॉजी है, ठीक है। फिर ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे। अब आपने पढ़ा था कि अरहर, ठीक है, अरहर जब आपने पढ़ा था तो अरहर में आपने देखा कि प्रभात जो किस्म है वो अरहर की भी है और यहाँ पर देखा था आपने सूरजमुखी की भी है। अब इसमें दूसरी कॉमन चीज़ क्या है कि अरहर के उत्पादन में भी नंबर 1 पर कौन है? अरहर के उत्पादन में नंबर 1 है कर्नाटक और सूरजमुखी के उत्पादन में भी नंबर 1 कौन है? कर्नाटक, ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेट करते हुए पढ़ते जाना है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम कुल दालों की। तो कुल दाल उत्पादन में अग्रणी 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर कौन आ जाता है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा दालें कहाँ हो रही हैं? मध्य प्रदेश में हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अलग अलग देख रहे थे तो अरहर की दाल हमने कहाँ देखी? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा देखी। तो कुल दाल उत्पादन में अग्रणी 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर कौन है? राजस्थान, ठीक है। फिर कुल खाद्यान्न उत्पादक अग्रणी 3 राज्य। अब बात आ गई है खाद्यान्न जो टोटल। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा खा भी यहीं रहे हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है खाद्यान्न उत्पादन में, नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, MP UP भाई भाई, और पंजाब जो क्या हो जाएगा? ये नंबर 3 पर है। तो ऐसे आपको याद रखना है, खाद्यान्न उत्पादक अग्रणी 3 राज्य यूपी, ठीक है, और नंबर 2 पर MP और नंबर 3 पर पंजाब। फिर अगर हम बागानी फसलों की बात करें तो भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत प्रमुख फसलें कौन सी आती हैं? एक तो आपको ये देखना होगा, कॉफ़ी आती है, चाय आ जाता है, रबड़, नारियल, कोकोआ, ताड़, काजू आदि। भारत में चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसलें हैं या नहीं हैं। तो रोपड़ फसलें कौन सी हैं? चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला, ठीक है। इन्हीं 5 में से हो सकता है, बाकी इत्यादि वाला छोड़ दो। अब यहाँ पर दिया गया कि कॉफ़ी बोर्ड का गठन कॉफ़ी अधिनियम 1942 के तहत किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है, कॉफ़ी बोर्ड किसके अंतर्गत आया है? कॉफ़ी अधिनियम 1942 के अंतर्गत। मिनिस्ट्री कौन सी है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और ये सांविधिक संगठन है, ठीक है, क्योंकि ये अधिनियम के अंतर्गत आया है। कॉफ़ी के 2 प्रमुख प्रकार हैं, कौन सा है? एक अरेबिका है और दूसरा कौन सा है? रोबस्टा है। तो रोबस्टा की तुलना में अरेबिका जो है वो उच्च उन्नतांशों में उगाए जाते हैं, ठीक है, उच्च अक्षांश में ये उगाए जाते हैं, ठीक है। अरेबिका जो है वो उच्च अक्षांश में उगाई जाती है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक के कोडागू जिले में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कॉफ़ी है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? कर्नाटक के कोडागू जिले में हो रहा है। कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख राज्यों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है, ठीक है। कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर कर्नाटक है। अब 3 चीज़ें यहाँ से एक बार फिर से रिलेट करो, रिकॉल करो, तो याद आ जाएगा आपको कि जब आपने तूर दाल पढ़ा था तो तूर दाल में जो उसका अग्रणी उत्पादन मतलब नंबर 1 पर था, तूर दाल में उत्पादन में कौन था? कर्नाटक था। सूरजमुखी के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन था? कर्नाटक था। और कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है, ठीक है। नंबर 2 पर कौन है? केरल है, और नंबर 3 पर है तमिलनाडु। यही 3 याद रख लो। बाकी कहाँ कहाँ कॉफ़ी होती है? आंध्र प्रदेश में भी होती है, उड़ीसा में होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी होती है कॉफ़ी, ठीक है। बाकी कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है। फिर आगे अगर हम देखें तो सर्वाधिक अरेबिका कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष राज्य। अभी आपने देखा कि 2 कॉफ़ी की किस्में होती हैं, एक अरेबिका और दूसरी रोबस्टा, ठीक है। तो अरेबिका जो है वो उच्च अक्षांश में पाई जाती है। फिर आपने टोटल कॉफ़ी की बात की तो उसमें नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है, नंबर 2 पर केरल और नंबर 3 पर कौन था? तमिलनाडु था। फिर अगर हम बात करें अरेबिका, अब ठीक है कैटेगराइज कर देते हैं अरेबिका और रोबस्टा। तो अरेबिका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलती है? कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु में और फिर आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक रोबस्टा कॉफ़ी कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ऑल ओवर पूछा जाएगा कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटक में। अरेबिका पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ? तो कर्नाटक में। और रोबस्टा पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो भी कर्नाटक में।
फिर अब बात करते हैं चाय बोर्ड की, ठीक है। तो चाय बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा के तहत किया गया था और ये भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है कि चाय बोर्ड का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अब चाय के उत्पादन में प्रमुख राज्य क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा चाय हो रही है आपकी असम में, ये ऐसे मार दोगे। नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल और नंबर 3 पर उत्तर भारत। ये याद रखना, चाय के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? असम है, और नंबर 2 पर है पश्चिम बंगाल। फिर उद्दीपक फसलों के अंतर्गत, अब उद्दीपक फसलें मतलब खा के एकदम मजा आ जाए, ठीक है, खाई के पान बनारस वाला, इसमें जैसे भांग वांग वाला हो गया, जैसे तंबाकू हो गई, चाय, कॉफ़ी। अब ये चाय पीने के बाद बड़ा मज़ा आ जाता है, कॉफ़ी पीने के बाद एकदम मोय मोय वाला है ना, पोस्ता, भांग, धतूरा, अफीम, तो ये वाली चीज़ें तो उद्दीपक फसलों में आ जाते हैं। कौन से? उद्दीपक फसलों में तंबाकू भी आता है, चाय भी आती है, कॉफ़ी भी आता है, पोस्ता, भांग, धतूरा और अफीम भी आती हैं उद्दीपक फसलों में। फिर अंतर्वती, ठीक है, अंतर्वती फसलों के अंतर्गत क्या आता है? तो अंतर्वती फसलों में आ जाते हैं उड़द, मूंग, चीना, लाही, सांवा और आलू। फिर बात की गई है भारतीय रबर बोर्ड। तो भारतीय रबर बोर्ड का गठन रबर अधिनियम 1947, ठीक है, की धारा 4 के तहत 18 अप्रैल 1947 को हुआ। तो भारतीय रबर बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1947 में, यानी जब देश आज़ाद हुआ है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में, ये बहुत बार पीवाईक्यू में आया है, याद रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ में नंबर 1 पर कौन है? केरल है, और नंबर 2 पर कौन है? त्रिपुरा, और नंबर 3 पर स्थान आ जाता है कर्नाटक का, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अन्य बागानी फसलों की अगर हम बात करें तो अन्य बागानी फसलों में नंबर 1 पर क्या है? नारियल है। तो नारियल नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में, फिर से कर्नाटक आ गया, ठीक। सुपारी में भी कर्नाटक। तो याद रखिए, आपने कर्नाटक कहाँ कहाँ देखा है? एक तो आपने देखा सूरजमुखी, ठीक है, दूसरा आपने देखा है अरहर की दाल में, तूर दाल में, नंबर 3 पर आपने देखा है कर्नाटक, कहाँ पर? कॉफ़ी में, और नारियल में भी कर्नाटक नंबर 1 पर, और सुपारी में भी कर्नाटक नंबर 1 पर, ठीक है। फिर काजू की अगर हम बात करें तो काजू सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। काजू सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और फिर हो रहा है उड़ीसा में। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू उत्पादन में गुजरात, ठीक है, तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है, और उसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश तंबाकू उत्पादन में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। फिर विविध मिसलेनियस टॉपिक की अगर हम बात करें तो मसालों का बागान किसको कहा जाता है? केरल को, ठीक है। अगर उपनाम भी पूछा जाता है कि मसालों का बागान, तो क्या है? केरल को कहा जाता है। काली मिर्च को भारत में काला सोना भी कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, और हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। विश्व में माना जाता है अर्नेस्ट बोरलॉग को, और भारत में माना जाता है MS स्वामीनाथन को। बाकी भारत में जो दुग्ध क्रांति का जनक है उसको वो कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का जनक। अब प्रमुख क्रांतियां मुझसे संबंधित क्षेत्र, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो याद रखिए, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये तो आपको पता है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें, व्हाइट रिवोल्यूशन, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, ठीक है, सुनहरी क्रांति जो है वो फल एवं सब्जी उत्पादन से है। काली क्रांति पेट्रोलियम से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गोल क्रांति आलू से, ग्रे या भूरी क्रांति उर्वरक से, और गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, मांस उत्पादन या झींगा मछली उत्पादन, इन तीनों से गुलाबी क्रांति का मतलब होता है। फिर आगे देख लेते हैं। 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966-67 से भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, ठीक है। कब हुआ है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत? 1966 to 67। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर देखा गया है? गेहूं पर देखा गया है और चावल पर देखा गया है, ये आपको पता होगा। MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति अथवा द्वितीय हरित क्रांति का भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सर विलियम गॉड ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? विलियम गॉड ने। फिर बात अगर हम करें कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न, ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न, जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है। अब ये झूम कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं, ठीक है। तो मिल्पा कहाँ कहते हैं? मिल्पा मैक्सिको, मिल्पा मैक्सिको। वेनेजुएला में क्या कहते हैं? कोनुको, ठीक है, वेनेजुएला में बोलते हैं कोनुको। ब्राजील में रोका हो जाता है, तो झूम कृषि को ब्राजील में क्या बोलते हैं? रोका। मध्य अफ्रीका में मसोले, ठीक है, मध्य अफ्रीका में क्या बोलते हैं? मसोले। इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है, और वियतनाम में रेकिन। एरे इधर आओ,
ऐसे वाला, तो वियतनाम में क्या बोला जाता है, रे। तो झूम कृषि को वियतनाम में क्या बोलते हैं, रे। और मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, फिर मध्य अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में लदांग। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। यह तो आपने वर्ल्ड वाइड देख लिया कि झूम कृषि को क्या बोलते हैं। अब अलग अलग स्टेट में क्या क्या बोला जाता है वो भी आप देख लो, ये भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, बेबर या दहिया। मध्य प्रदेश में बोलते हैं बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पोडू अथवा पिंडा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोंडू अथवा पिंडा। उड़ीसा में पामा डाबी बोलते हैं। फिर आगे अगर हम देखें, कोमान बोलते हैं या बरिंगा बोलते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी बोला जाता है, ये आपको पता होगा और ये कई बार पूछा भी गया होगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे बोलते हैं। हिमालयन क्षेत्र में खिल बोला जाता है। झारखंड में कुरुआ बोला जाता है। उत्तर पूर्वी प्रदेशों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में तो झूम ही बोलते हैं और मणिपुर में क्या बोला जाता है, पामलू, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। तो ये आपने वर्ल्ड वाइड और स्टेट वाइज भी आपने देख लिया। अगला टॉपिक है उच्चतम फसल उत्पादकता, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी ये क्या है कि प्रति हेक्टेयर में कितने किलोग्राम उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा था कि उत्पादन की दृष्टि से, अब ये है कि प्रति हेक्टेयर में, ठीक है, कितने किलोग्राम उत्पादन हो रहा है, उस हिसाब से कौन सा राज्य आगे है या कौन सा देश आगे है। जैसे अगर हम धान की बात करें तो धान के मामले में पंजाब आगे है, गेहूं के मामले में पंजाब आगे है, ठीक है। धान के मामले में वर्ल्ड वाइड बात करें तो चाइना आगे है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो चाइना आगे है, जबकि इंडिया में पंजाब है। गेहूं में पंजाब और वर्ल्ड वाइड जर्मनी, ठीक है। मक्का भारत में जो उच्चतम फसल उत्पादकता कहाँ होती है, ये आंध्र प्रदेश में होती है, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। दालों की अगर हम बात करें तो दालें सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ है, प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में, ठीक है। प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम, तो दालें जो हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है हमें गुजरात में, और वर्ल्ड वाइड देखें तो रशिया में। यही हाल है गन्ने में, तो गन्ना जो है उत्पादकता कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड कहाँ है, कोलंबिया में। मूंगफली तमिलनाडु में, और वर्ल्ड वाइड कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा धान और गेहूं के मामले में, ठीक है। बाकी मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, जो हमने ऊपर देखे थे, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। अब इसका गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1976 को इसका गठन किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख बोर्ड और इनका मुख्यालय कहाँ है। जैसे मसाला बोर्ड की अगर हम बात करें तो इनका मुख्यालय कहाँ है, कोची, केरल में। कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो इनका कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटक में। चाय बोर्ड की बात करें तो कहाँ है हेडक्वार्टर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। रबड़ बोर्ड कोट्टायम, केरल। तंबाकू बोर्ड है गुंटूर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम, हरियाणा। जो बागवानी बोर्ड है ये कहाँ है, गुरुग्राम, हरियाणा में। मात्स्यिकी विकास बोर्ड ये कहाँ है, हैदराबाद, तेलंगाना में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये कहाँ है, पुणे, महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड ये कहाँ है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा दो आपके लिए लेटेस्ट बोर्ड कौन सा है, एक हो गया हल्दी, ठीक है। टर्मरिक जो बोर्ड है, हल्दी बोर्ड, ये 2025 में ही गठित हुआ है, ठीक है। इसका कहाँ है, निजामाबाद, कहाँ है, निजामाबाद में है, तेलंगाना में। ये बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तेलंगाना में है, याद रखिएगा, हल्दी बोर्ड, ठीक है, तेलंगाना। फिर अगर हम बात करें, दूसरा है मखाना बोर्ड, जिसकी बजट में बात की गई। तो ये जो मखाना बोर्ड है, ठीक है, मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा, मखाना बोर्ड बनेगा बिहार में। तो ये आपको याद रखना है, दो अलग से जो नए एड ऑन हुए हैं, ठीक है। फिर कृषि से संबंधित प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं उसके मुख्यालय, तो ये भी मैचिंग में पूछा जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, तो अंगूर अनुसंधान करना है, कहाँ करना है, पुणे में करना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है और कृषि पर अनुसंधान करना है तो कहाँ करेंगे, लखनऊ में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान, तो ये वाराणसी में होगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, खाद्य तकनीकी करनी है तो आपको याद रखना है ये कहाँ है अनुसंधान, मैसूर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है, कृषि अनुसंधान प्रबंधन, कृषि के अनुसंधान का प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है तो कहाँ जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे। फिर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, झांसी में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है, लीमा, पेरू, ठीक है, कहाँ है, लीमा, पेरू में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, हैदराबाद में। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है।
शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। और शुष्क बागवानी की अगर हम बात करें तो देखेंगे कहाँ है ये? बीकानेर में। इसके अलावा क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजामुंदरी में, ठीक है, कहाँ है? राजामुंदरी में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्र ये कहाँ है? झांसी में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। फिर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। तो ये आपको अंतर याद रखना, अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो कहाँ है? कटक में। लेकिन अगर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाएगी तो कहाँ है ये? हैदराबाद में। फिर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, दलहन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। फिर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है, उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र कहाँ है? यह है गाजियाबाद में। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ है? यह है डुमाडा अजमेर में, ठीक है, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? डुमाडा अजमेर में। अब आपने देखिए क्या चीज़ें देखी हैं, एक तो आपने उत्पादन की दृष्टि से देखी थी, दूसरा आपने देखा था फसलों के मामले में कि प्रति हेक्टेयर पे कितना किलोग्राम उत्पादन हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पर है फसल क्षेत्र, ठीक है, शीर्ष 4 राज्य, यानी क्षेत्रफल के मामले में 4 राज्यों की बात की जाएगी फसलों में। और ये 2022-23 का लेटेस्ट, मतलब जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा आता है उसके हिसाब से ये लेटेस्ट है, तो याद रखिएगा यही अंतिम अनुमान था और इसी आधार पर हम देखेंगे। अगर हम चावल की बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है यहाँ पर, उत्पादन आपने देख लिया है, हालांकि उत्पादन आपके लिए ज़्यादा जरूरी होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। जैसे चावल की बात करें तो क्षेत्रफल, तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जबकि हम उत्पादन में हमने क्या देखा था? तेलंगाना था। तो चावल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद तेलंगाना, ठीक है। गेहूं में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद पंजाब। फिर मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान नंबर 1 पर, कर्नाटक नंबर 2 पर और नंबर 3 पर कौन है? महाराष्ट्र है। फिर अगर हम कुल दालों की बात करें, सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कुल दालों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है कुल दालों में, राजस्थान नंबर 2 पर है और महाराष्ट्र क्या है? नंबर 3 पर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अरहर की, यानी तूर अरहर की अगर हम बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है यहाँ पर, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और उत्तर प्रदेश है नंबर 3 पर। फिर मूंगफली की अगर हम कुल तिलहन की बात कर लेते हैं, पहले कुल तिलहन की अगर हम बात करें तो कुल तिलहन फसल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है राजस्थान, ठीक है, कुल तिलहन की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आएगा, नंबर 2 पर राजस्थान आएगा और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर अगर हम मूंगफली की बात करें, ठीक है, मूंगफली फसल क्षेत्रफल तो नंबर 1 पर कौन आएगा? गुजरात, ठीक है, मूंगफली गुजरात, उसके बाद राजस्थान और फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की बात की जा रही है यहाँ पर, जबकि उत्पादन में यहाँ पर कोई और था तीसरे नंबर पर। फिर सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हमने देखा ही था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। फिर अगर हम गन्ना की बात करें, पहले कपास देख लेते हैं। कपास की अगर हम बात करें तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है, फिर गुजरात में, जबकि उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर था। तो फसल क्षेत्रफल में कपास महाराष्ट्र नंबर 1, फिर नंबर 2 पर गुजरात और नंबर 3 पर कौन है? तेलंगाना। फिर गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और कर्नाटक नंबर 3 पर फसल क्षेत्रफल की बात की जा रही है। बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आलू की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर फसल क्षेत्रफल में नंबर 1 पर, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर और बिहार नंबर 3 पर। ज़्यादातर वैसे उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाता है या फसल उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में, ठीक है, तो वो ज़्यादा आपने ध्यान देना है, बाकी इनको एक बार देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। फिर बात कर लेते हैं विपणन सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, ठीक है, रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है तो ये आप देख लो। जैसे गेहूं की अगर हम बात करें, ठीक है, 2025-26 में, तो गेहूं की अगर हम बात करें तो कितना है? 24-25, ठीक है, गेहूं का कितना है? 24-25, 150 की इसमें वृद्धि हुई है पिछले साल से। जौ की अगर हम बात करें तो कितना है? 1980 है, 130 की वृद्धि हुई है। चना की बात करें तो 5650 है, 210 की वृद्धि हुई है। दाल मसूर की बात करें तो 6700 है। रेपसीड सरसों इसका 5950 है, ठीक है, 5950 है ये, तो याद रखिएगा मिसप्रिंट है थोड़ा, 5950 की वृद्धि हुई है। और कुसुम इसमें कितनी हुई है? 5940।
तो ये आपको याद रखना है। विपणन सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें किस फसल में सबसे अधिक एमएसपी में वृद्धि हुई है, तो ये आप देखोगे रेपसीड एवं सरसों में। ठीक है, रेपसीड एवं सरसों में कितनी वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा 300 की वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद मसूर दाल की देखने को मिलती है नंबर 2 पर 275 की वृद्धि देखने को मिलती है। और फिर अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हमें देखने को मिलता है 130 जौ का, और गेहूं में कितनी हुई थी, 150 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं, विपणन वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये आप छोड़ दो, इसके लिए लेटेस्ट डेटा आ गया है। ठीक है, उसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, इसको आप छोड़ सकते हो। फिर आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, विभिन्न फसलों के उत्पादन लाख मीट्रिक टन में। अब इतना सब पढ़ने की बजाय हम सीधे ये टेबल देख लेते हैं। जैसे खरीफ खाद्यान्न, ठीक है, वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान आया है, तो खरीफ खाद्यान्न कितना है, 1663.91 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इसमें से हमारे लिए जरूरी क्या है, गेहूं। गेहूं कितना है, 1154.30 लाख मीट्रिक टन है। अब ये जो आंकड़े हैं यार, इनका क्या है, सिर्फ आप 2-4 बार इनको देखोगे तभी आपको याद होंगे। ठीक है, मैं बताए दे रहा हूं, इनको आप एक बार अच्छे से देखना और फिर थोड़ा सा रट्टा मारना और डिजिट के साथ खेलना शुरू करना। 1154.30 गेहूं, ठीक है, ये लाख मीट्रिक टन हुआ है। फिर बाकी ऐसे ही सारी चीजें देख लेना, टेबल आपके पास है, और ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, वैसे देख लेना एक बार। फिर आगे देख लेते हैं, विपणन सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करें तो 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। तो एक आपको फैक्ट यहां पर यह मिला कि जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रेपसीड एवं सरसों के लिए जो हमने देखा था 300 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, वहां पर भी हमने बात की थी टेबल में। दाल के लिए 275 नंबर 2 पर था ये। उसके बाद गेहूं और कुसुम के लिए क्रमशः 150 रुपए प्रति क्विंटल, और जौ के लिए सबसे कम कितना था, 130 रुपए प्रति क्विंटल था जौ के लिए। फिर फल सब्जी एवं मसाला के 4 अग्रणी उत्पादक, ठीक है, वर्ष 2023-24 का अंतिम अनुमान है, उसी के हिसाब से हम देखेंगे, यही लेटेस्ट डेटा है। तो फल सब्जी एवं मसाला की बात करें तो कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर 1 पर है। ठीक है, कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पश्चिम बंगाल में नंबर 2 पर सब्जी होती है, और मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार नंबर 4 पर आता है कुल सब्जी उत्पादन में, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अगर हम ये टमाटर आलू प्याज नहीं, जो जरूरी है वो देख लेते हैं। जैसे आलू की अगर हम बात करें तो आलू सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, और फिर बिहार में उत्पादन होता है। ठीक है, तो आलू सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, यूबीबी। ठीक है, यूबीबी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार। फिर अगर हम प्याज की बात करें तो आपको पता है कि नासिक से अगर प्याज आना बंद हो जाए तो महंगा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से रास्ते ट्रक गुजरता है ना, तो मध्य प्रदेश में। फिर कहाँ हो जाता है, गुजरात में। तो याद रखिएगा प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में नंबर 2 पर, और फिर कहाँ होता है, गुजरात में। फिर अगर हम बात करें कुल फलों की, ठीक है, कुल फलों की अगर हम बात कर लें तो कुल फल, सबसे ज़्यादा फल कहाँ होते हैं, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन कहाँ देखने को मिलता है हमें, आंध्र प्रदेश में नंबर 1 पर, महाराष्ट्र नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। यानी कुल फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, तीसरा है। ठीक है, अब इसमें जरूरी क्या है, जो इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जैसे आम हो गया, आम में नंबर 1 पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है, और नंबर 3 पर है बिहार। तो याद रखिएगा आम जो है, आम के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पर कौन है, बिहार। मस्क मेलन, ठीक है, मस्क मेलन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है, और नंबर 3 पर कौन है, मध्य प्रदेश है। फिर आगे अगर हम बात करें ये कुल मसालों की, ठीक है, कुल मसाले जैसे हमने देखे, कुल फल देखे, कुल सब्जी देखें, अब हम कुल मसालों की बात करते हैं। तो कुल मसालों के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुल मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है गुजरात। ठीक है, और नंबर 3 पर कौन है, आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर कौन है, आंध्र प्रदेश। अब इसमें काली मिर्च देख लीजिए, काली मिर्च, तो काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन होगा, कर्नाटक है। ठीक है, काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 2 पर केरल है, और नंबर 3 पर है असम। ठीक है, तो याद रखना है आपने, काली मिर्च कक्का। ठीक है, कर्नाटक, केरल और असम।
बाकी सारे छोड़ दो, लहसुन धनिया मिर्चा ये सब पुदीना उदीना पूछा नहीं जाता है। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से पूछा गया है वहीं आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आप याद भी नहीं कर सकते, ये दिमाग में रख के चलो, है ना। अब इसमें अगर हम कुल फूलों की बात करें, ठीक है, कुल फूल, कुल फूल, तो कुल फूल सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में और फिर कर्नाटक में। तो कुल फूलों में नंबर 1 पर उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश में और नंबर 3 पर कहाँ होता है? कर्नाटक में। एक जीरा आप देख लो, ठीक है, जीरा क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था बीच में, तो जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, ठीक है, जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। उसके बाद नंबर 2 पर होता है राजस्थान में और फिर होता है पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है कि जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में और फिर पश्चिम बंगाल में। अब ये FAO के अनुसार कृषिगत उत्पादन में शीर्ष 5 देश। अभी हम भारत में स्टेट वाइज देख रहे थे चीज़ें, अब हम वर्ल्ड वाइड चीज़ें देखेंगे, ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये किसका डेटा है? FAO का डेटा है, वर्ष 2023 में अपडेट हुआ था और यही लेटेस्ट डेटा भी है। तो हम चावल की बात करते हैं, ठीक है। तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? भारत। चावल के उत्पादन नंबर 1 कौन है? भारत है। नंबर 2 पर चाइना है और नंबर 3 पर कौन है? बांग्लादेश। आपने टॉप 3 ही देखने हैं, बाकी टॉप 5 याद भी नहीं रहेंगे और देखने की ज़रूरत भी है नहीं। तो चावल में नंबर 1 पर कौन है? भारत है, नंबर 2 पर चाइना है और नंबर 3 पर कौन है? बांग्लादेश। गेहूं की अगर हम बात करें तो उल्टा हो जाएगा, गेहूं में नंबर 1 पर कौन है? चाइना, ठीक है, गेहूं में नंबर 1 पर चाइना है और नंबर 2 पर भारत है, जबकि नंबर 3 पर कौन है? रूस। तो चावल भारत, चीन, बांग्लादेश और गेहूं में चीन, भारत और रशिया, ठीक है। फिर अगर हम दलहन की बात करें तो दलहन के मामले में भारत नंबर 1 पर आ जाएगा, यह आपको पता होगा, है ना, दलहन उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। तो दलहन उत्पादन में भारत नंबर 1 पर, बांग्लादेश नंबर 2 पर और पोलैंड है नंबर 3 पर, ठीक है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो अगर हम स्टेट वाइज देखे थे, ठीक है, तो स्टेट वाइज अगर हमने देखा था तो भारत में कौन था? भारत में था मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है इसका? ब्राज़ील में, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में और फिर होता है अर्जेंटीना में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी सोयाबीन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 5वें नंबर पर आता है। फिर अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? चाइना में, ठीक है, मूंगफली सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद भारत में और फिर नाइजीरिया में। नंबर 3 पर कौन आ जाता है मूंगफली में? नाइजीरिया, ठीक है, CBN, तो याद रखना CBN, चाइना, भारत और नाइजीरिया। तो कैसे याद रखना है? जैसे चावल आपने देखा भारत, चीन, बांग्लादेश, ठीक है। फिर गेहूं में आपने देखा चीन, भारत और रूस। दलहन में भारत, बांग्लादेश और पोलैंड। सोयाबीन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर आ जाओगे तो अर्जेंटीना में। मूंगफली की अगर हम बात करें तो चाइना, उसके बाद भारत और फिर कौन आ जाएगा? CBN यानी नाइजीरिया, ठीक है। फिर अगर हम ताड़ का तेल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, पाम ऑयल, तो पाम ऑयल का सबसे नंबर 1 पर उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया, नंबर 1 पर है इंडोनेशिया, ठीक है। पाम ऑयल नंबर 1 पर इंडोनेशिया, नंबर 2 पर मलेशिया और नंबर 3 पर है थाईलैंड। ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, किसके लिए? पाम ऑयल के लिए। नंबर 1 पर कौन है? इंडोनेशिया, नंबर 2 पर मलेशिया और नंबर 3 पर कौन है? थाईलैंड। फिर अगर हम मक्का की बात करते हैं, ठीक है, मक्का अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ देखने को मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे ज़्यादा मक्का देखने को कहाँ मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, नंबर 2 पर चाइना में और नंबर 3 पर ब्राज़ील में। तो याद रखिएगा, मक्का में सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद चाइना और फिर कौन? ब्राज़ील। फिर ज्वार की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर हमने देखा था ज्वार में कौन था? पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ज्वार में हमें देखने को मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और नंबर 2 पर नाइजीरिया, नंबर 3 पर मैक्सिको। तो मक्का क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर, नंबर 2 पर चाइना और नंबर 3 पर ब्राज़ील। यह था मक्का का ऑर्डर। उसके बाद अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार में आ जाएगा ऑर्डर पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद नाइजीरिया और फिर आ जाएगा मैक्सिको, ठीक है। फिर गन्ने की बात करते हैं। गन्ना में इंडिया में कौन था? उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो गन्ना में है ब्राज़ील, ठीक है, गन्ना में कौन है? ब्राज़ील, भारत। तो गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड वाइड दूसरे नंबर पर आता है भारत, पहले नंबर पर कौन आ रहा है? ब्राज़ील आ रहा है और नंबर 3 पर चाइना आ रहा है। तो गन्ना की जो क्रोनोलॉजी होगी वो कैसे होगी? ब्राज़ील, भारत और चाइना, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, आलू की बात करते हैं। अब हम सब्जियों की अगर हम देखें तो आलू की बात करें तो सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होता है? चाइना में, उसके बाद भारत में और फिर कहाँ होता है? यूक्रेन में। और अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होता है? यूपी में। यूपी नंबर 1 पर है आलू उत्पादन में। और वर्ल्ड वाइड चाइना नंबर 1 पर है, उसके बाद भारत नंबर 2 पर है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है मसाले।
ठीक है। मसालों के मामले में तो भारत नंबर 1 पर ही होगा, तो मसाले नंबर 1 पर भारत, उसके बाद टर्की, नंबर 2 पर कौन है, टर्की, और नंबर 3 पर कौन है, बांग्लादेश। तो कुल मसाला उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, पहला, दूसरे नंबर पर टर्की और नंबर 3 पर कौन है, बांग्लादेश। फिर चाय की बात करें, ठीक है, तो चाय उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत और नंबर 3 पर कौन है, केन्या। कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी हरी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर है ब्राज़ील, नंबर 2 पर वियतनाम और नंबर 3 पर है इंडोनेशिया। फिर आगे अगर हम रबर, प्राकृतिक रबर की बात करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर हमें सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलती है, थाईलैंड में, और उसके बाद इंडोनेशिया में, और फिर कोटे डी आइवरे में। तो याद रखना है, थाईलैंड, फिर उसके बाद इंडोनेशिया और उसके बाद कोटे डी आइवर, ये होगा रबड़ का। फिर अगर हम कपास की बात करते हैं, ठीक है, कपास की अगर हम बात करें तो कपास हमें सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है, चाइना में। तो कपास उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान है दूसरा, नंबर 1 पर कौन है कपास के मामले में, चाइना, नंबर 2 पर भारत और नंबर 3 पर कौन है, अमेरिका। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आपने याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें ये काजू की, ठीक है, काजू की अगर हम बात करें तो काजू के मामले में नंबर 1 पर कौन है, कोटे डी आइवर, नंबर 2 पर है भारत और नंबर 3 पर है वियतनाम। तो बस इतना याद रख लो, बाकी कुछ ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन्हें हमने देखा, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब दूध वाला यहाँ पर देख लो, दूध की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर कौन आ जाता है, भारत आ जाता है, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। नंबर 2 पर संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है और नंबर 3 पर कौन आ जाता है, पाकिस्तान। तो इस हिसाब से जो फसलों और सारी चीज़ों का जो था डेटा वो हमने कवर कर लिया है। अब इसमें जो परीक्षा प्रश्न है वो देख लेते हैं। जैसे बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ठीक है, कुछ साधन है लेकिन धनाढ्य नहीं है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है, तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उन्हें सीमांत कृषक बोलते हैं, ये आपको आइडिया होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या है, ताज निकलने की अवस्था। ठीक है, काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है, तो काशी लालिमा किसकी है, भिंडी की, ये PYQ है। फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था मई 2005 में। फिर है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, क्या उपलब्ध कराती है, पेंशन एवं बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। लघु कृषक विकास योजना कब शुरू हुई थी, 1971 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल है, दिमाग पे ज़्यादा जोर देना होगा लेकिन याद तो करना होगा। तो लघु कृषक विकास योजना कब आई थी, 1971 में, जब रामसर कन्वेंशन आया था। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ था, ठीक है, जिस साल इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था उसी साल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ था 2007-8 में। फिर भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है, पंतनगर। पंतनगर कहाँ है, उत्तराखंड में, तो हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, बात की जा रही है पहले कृषि विज्ञान केंद्र की, तो कहाँ, पुडुचेरी में स्थापित हुआ था, कब, 1974 में स्थापित हुआ था। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो ये जल प्रबंधन से संबंधित है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। PM कुसुम योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से, यानी जो सोलर जो पंप हैं उनसे संबंधित है। ये कब आई थी, 2019 में आई थी PM कुसुम योजना। ठीक है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, कौन करता है, ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसे प्रकाशित करता है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी 1998-1999 में। फिर निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, तो अल्फांसो, ठीक है, जिसको अल्फांजो भी बोला जाता है, तो ये निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। अब हम देखेंगे पशुपालन से संबंधित आंकड़े 2024 के, ठीक है, लेटेस्ट हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे वर्ष 2023-24 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन कितना है, 239.30 मिलियन टन है। ठीक है, 2023-24 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन कितना है, 239.30 है। कुल दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है, ये हमने देखा था, नंबर 2 पर अमेरिका था और नंबर 3 पर था पाकिस्तान। फिर प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता कितनी है, 471 ग्राम प्रतिदिन, ये याद रखना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो दुग्ध की उपलब्धता है वो कितनी है, 471 ग्राम प्रतिदिन, यानी लगभग आधा लीटर के आसपास है, और वही आधा लीटर आदमी अपना यूज़ कर लेता है, चाय वाय बना लेता है ना। फिर दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्यों की अगर हम बात करें भारत में,
तो दुग्ध उत्पादन में भारत की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद राजस्थान और फिर आ जाता है मध्य प्रदेश। तो दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और फिर कौन आ जाता है? मध्य प्रदेश। फिर वर्ष 2023-24 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन 142.77 बिलियन है। इतना छोड़ दो, ठीक है, अंडा का नहीं पूछते हैं। बाकी FAO के आंकड़ों के अनुसार कुल अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा, ठीक है। यहाँ अंडे ज़्यादा देते हैं लोग, तो याद रखना है कि विश्व में भारत का स्थान कितना है? दूसरा अंडा उत्पादन में। प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता कितनी है? 103 अंडा प्रतिवर्ष, ठीक है। तो याद रखना, एक जो व्यक्ति है वो प्रतिवर्ष कितने अंडा उसको उपलब्ध हो सकते हैं? 103 अंडा उसको हर साल उपलब्ध हो सकते हैं। और अंडा उत्पादक शीर्ष 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो अंडा में आंध्र प्रदेश, अंडा में नंबर 1 पर कौन है? आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है तमिलनाडु और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा? तेलंगाना। दूध में हमने देखा है, दूध में क्या देखा है? उत्तर प्रदेश नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, नंबर 3 पर कौन है? मध्य प्रदेश। अंडा में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर कौन है? तेलंगाना, ठीक है। दूध देख लिया, अंडा देख लिया, अब आगे देख लेते हैं मांस, ठीक है। तो FAO के आंकड़ों के अनुसार कुल मांस उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चौथा। तो मांस उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? चौथा है, ठीक है। बाकी चाइना, USA और ब्राज़ील, नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर है USA और नंबर 3 पर कौन है? ब्राज़ील। तो याद रखिएगा। फिर मांस उत्पादक शीर्ष 5 राज्यों की अगर हम बात करें, ठीक है। अब स्टेट वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश में और नंबर 3 पर महाराष्ट्र में। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना है आपने कि मांस उत्पादक जो मतलब शीर्ष 3 राज्य है उसमें क्या जाएगा? पहले पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। ऊन उत्पादक शीर्ष 5 राज्यों की बात करें, ठीक है। अब ऊन की बात कर लेते हैं। तो ऊन उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? राजस्थान, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ देखने को मिलती है? ऊन राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर और फिर आ जाता है गुजरात। तो ऊन उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। फिर है 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार मवेशियों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य हैं। अभी यही वाली चल रही, नई वाली आई नहीं है, ठीक है। तो मवेशियों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मवेशी हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार और महाराष्ट्र। तो याद रखना मवेशियों की संख्या के संदर्भ में, ठीक है। तो नंबर 1 पर कौन है मवेशियों में? पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। भैंसों की संख्या 2019 के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य, ठीक है। अगर हम भैंसों की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो भैंसों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद राजस्थान का आता है और फिर गुजरात का, ठीक है। मवेशियों में हमने देखा पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश। लेकिन अगर हम भैंसों के बारे में देखेंगे तो भैंस के मामले में नंबर 1 पर कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर राजस्थान और नंबर 3 पर गुजरात। कुल पशुधन, ठीक है, टोटल लाइव स्टॉक की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो कुल पशुधन के मामले में शीर्ष 3 राज्य हम देखेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। फिर कुछ परीक्षा प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल क्या है? तो जमुनापारी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मिलवाया है कि कौन किस जानवर से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा कि जो जमुनापारी है वो दुग्ध देने वाली बकरी है, ठीक है, जमुनापारी बकरी होती है। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो क्या है? साहीवाल, ठीक है। तो साहीवाल क्या है? गाय है। फिर गाय की देवनी एक नस्ल होती है, बकरी की बर्बरी भी होती है और जमुनापारी हमने ऊपर देख लिया। भैंस की भदावरी भी होती है, ठीक है, और गाय की गिर एक प्रजाति होती है। अब इसमें दिया स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग का मतलब होता है पशुओं का प्रजनन, ठीक है। फिर रेशम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं कि केंद्रीय रेशम बोर्ड संसद के एक अधिनियम द्वारा देश में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के लिए स्थापित वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है। तो रेशम बोर्ड जो है वो किसके अंतर्गत आता है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सारी चीज़ें छोड़ दो, आगे हम देख लेते हैं। तो चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा प्रमुख कच्चा रेशम उत्पादक देश है, ठीक है। तो विश्व का पहला प्रमुख कच्चा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। उसके बाद किसका नंबर आता है? भारत का। भारत में उत्पादित लगभग 75% भारत में उत्पादित लगभग 75% रेशम शहतूत से प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा परसेंटेज दे सकते हैं
या ऐसी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि 50+ से अधिक होता है, या 50+ से कम होता है, या 75% सीधे दे सकते हैं। प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। ठीक है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, नॉर्मल सी बात है। बाकी अब देखेंगे हम सहतूत रेशम। ठीक है, तो सहतूत रेशम के उत्पादक शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, हम 3 ही देखेंगे। तो सहतूत रेशम की अगर हम बात करें तो सहतूत रेशम में नंबर 1 पर कौन आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है। ठीक है, नंबर 1 पर आ जाता है कर्नाटक, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पर कौन आ जाता है, तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है कि सहतूत रेशम जो है वो दक्षिण भारत के 3 राज्य है। ठीक है, उसमें नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है, और नंबर 3 पर कौन है, तमिलनाडु। फिर ये जो रेशम के प्रकार हैं, जैसे आपने शहतूत रेशम देखा, तसर, ईरी, इनके अलग अलग हम देखेंगे। तो अगर हम तसर रेशम की बात करें तो तसर रेशम में झारखंड नंबर 1 पर आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, और फिर उड़ीसा आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे आपने देखा सहतूत रेशम, ये साउथ में था, है ना, क्या था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और अगर हम तसर रेशम की बात करें तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, झारखंड, और उसके बगल में छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा। ईरी रेशम की बात करें तो हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएंगे, ईरी रेशम। ठीक है, ईरी रेशम की अगर हम बात करें तो असम, बोडोलैंड, मेघालय। ठीक है, असम एवं बोडोलैंड, मेघालय और नागालैंड। फिर आगे है मूंगा रेशम उत्पादक शीर्ष 5 राज्य। ठीक है, अब मूंगा सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, असम एवं बोडोलैंड में, फिर मेघालय में, और फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में। ठीक है, तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी है, जैसे सहतूत देखा, सहतूत रेशम ये कहाँ पहुँच गया, सीधे साउथ इंडिया में पहुँच गए। जब आप तसर रेशम की बात करते हो तो मध्य भारत में आ जाते हो, है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आ जाते हो। ईरी रेशम उत्पादन की बात करते हो तो नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाते हो, जौन असम एवं मेघालय, और असम, मेघालय और नागालैंड, है ना। फिर मूंगा की बात करते हो तो भी आप नॉर्थ ईस्ट में ही पहुंच जाते हो, असम सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर मेघालय, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अगर हम कुल रेशम की बात करें, यानी सहतूत प्लस वन्य रेशम उत्पादक शीर्ष 5 राज्य, अब टोटल अगर रेशम की ही बात की जाए, अगर कैटेगराइज ना किया जाए, तो सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेशम कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, और हमने देखा था जो सहतूत रेशम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ था, कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और फिर असम एवं बोडोलैंड। तो याद रखिएगा, कुल रेशम में नंबर 1 पर कर्नाटक, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पर है असम एवं बोडोलैंड। ठीक है, अब यहाँ पर दिया कि वन्य रेशम के अंतर्गत कौन आ जाता है, टसर, ईरी और मूंगा आ जाते हैं। बाकी आपने सहतूत को अलग रखा है। ठीक है, वन्य रेशम में सहतूत नहीं आता है। ठीक, कौन से आते हैं, टसर, ईरी और मूंगा। अब बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, इसको देख लेते हैं। जैसे कहा गया है कि ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में आई थी भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, कब, 1894। फिर अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में तैयार की गई। ठीक है, कब तैयार हुई, 1952 में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1987, ठीक है, से प्रकाशित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है इसे द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है और 1987 से प्रकाशित किया जा रहा है। और एक इसमें क्या हुआ कि 2007 में इसे प्रकाशित नहीं किया गया था, अदरवाइज ये लगातार प्रकाशित हो रही है। इस श्रृंखला का भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है ये, 18वीं रिपोर्ट है। जो 17वीं रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी, और जो पहली रिपोर्ट आई थी वो 1987 में आई थी। फिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 अक्टूबर से दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि 2021 की तुलना में देश के वनावरण एवं वृक्षावरण में, ये पूछ सकते हैं, तुलना बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो 2021 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देश का जो वनावरण है एवं जो वृक्षावरण है इसमें 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी लगभग 1446 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि 2021 की तुलना में 2023 में वृक्षावरण और वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, 1445.81। ठीक है, 1445.81 वर्ग किलोमीटर। फिर
जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इतना डिटेल में मत जाओ, ये वाला देख लो, ठीक है, टोटल वाला। फिर आगे आ जाओ, कुल वृक्षावरण, ठीक है। अब ये कितना किलोमीटर है वो सब छोड़ो, कुल वृक्षावरण, ठीक है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 3.41% है, ठीक है। जो कुल वृक्षावरण है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 3.41%। और जो कुल वनावरण है वो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21.76%। ये याद रखना है, कुल वृक्षावरण कितना है, 3.41%। और अगर हम कुल वनावरण की बात करें तो कितना है, 21.76%। अब हम इन्हें अगर जोड़ दें तो ISFR 2023 के अनुसार जो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि देश में वृक्षावरण एवं वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 25.17% है, ठीक है। कितना है, देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, 25.17% है। और क्या है, देश का वृक्षावरण एवं वनावरण। तो ये आपको याद रखना है। फिर ISFR 2023 में 17 राज्य संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वनाच्छादित है, जबकि 8 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है, ठीक है। अब ISFR 2023 में वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य, किसकी बात की जा रही है, वन आवरण में, ठीक है। वन आवरण क्षेत्र में जो वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य हैं 2023 की रिपोर्ट में, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिजोरम, ठीक है। सब नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। नंबर 2 पर आपका गुजरात आ जाएगा। नंबर 3 पर आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है। नंबर 4 पर कर्नाटक और नंबर 5 पर केरल। हालांकि आपको शुरुआत के 3 ही याद रखने हैं कि ISFR 2021 की तुलना में वनावरण में परिवर्तन हुआ है। उसमें नंबर 1 पर कौन है, मिजोरम। नंबर 2 पर गुजरात। नंबर 3 पर उड़ीसा, ठीक है। फिर ISFR 2023 में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले शीर्ष 5 राज्य। पहले यहाँ पर क्या देखा हमने, वृद्धि वाले, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य। अब ISFR 2023 में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो वनावरण में कमी हमें देखने को कहाँ मिलती है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में और फिर देखने को मिलती है तेलंगाना में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ऊपर देखा जैसे भारत का वनावरण एवं वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, जैसे वनावरण कितना था, 21.76%। वृक्षावरण कितना था, 3.41%। और कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 25.17। झाड़ियों की अगर हम बात करें तो झाड़ी है 1.33। और गैर वनों की अगर हम बात करें तो कितना है, 73.50। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गैर वन कितने हैं, 73.50% देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के। फिर यहाँ पर है कि ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, ठीक है। वहाँ आपने देखा कि भाई 2021 की तुलना में कितने वृद्धि दर्ज की है। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, ठीक है, इसके एरिया वाइज। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 पर आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र। ऊपर हमने स्टेट देखे, अब यूटीज के बारे में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र, इसमें नंबर 1 पर आ जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। कौन आ जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर आ जाएगा। फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा और उसके बाद नंबर 3 पर लद्दाख आ जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, ठीक है, 5 तीन याद करने आपने। तो वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़। और अगर हम यूटीज की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण में तो नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, जम्मू कश्मीर। नंबर 2 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा, लद्दाख, ठीक है। अब ये हो गया क्षेत्रफल देख लिया। अब वनावरण प्रतिशतता, ठीक है। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य, ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वनावरण हमें देखने को मिलता है मिजोरम में, ठीक है। कहाँ वनावरण प्रतिशतता के मामले हमें सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में। क्षेत्रफल में हमें मध्य भारत में देखने को मिलता है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम वनावरण देखेंगे तो मिजोरम नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पर आ जाएगा और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा, मेघालय, ठीक है। फिर आगे है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य या संघीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें यूटीज और स्टेट दोनों शामिल कर लिए गए हैं। तो वनावरण प्रतिशतता में अगर हम बात करेंगे तो इसमें लक्षद्वीप नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है। मिजोरम नंबर 2 पर आ जाएगा।
फिर आ जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य। अब क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य, ठीक है। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम एवं बिहार, ठीक है। तो नंबर 1 पर कौन है? हरियाणा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण में नंबर 1 पर कौन है? हरियाणा। नंबर 2 पर है पंजाब और नंबर 3 पर कौन है? गोवा। फिर है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले, ठीक है। अब प्रतिशत के पहले हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा, अब हम देखेंगे न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो इसमें भी हरियाणा नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है पंजाब और नंबर 3 पर कौन है? राजस्थान, ठीक है। जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण देख रहे थे तो हरियाणा, पंजाब और गोवा का क्रोनोलॉजी थी। जब हम प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो भी हरियाणा, पंजाब, लेकिन तीसरे नंबर पर आ जाएगा राजस्थान। फिर है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 संघ शासित क्षेत्र, यानी यहाँ पर यूटीज की बात की जा रही है, जहां पर वनावरण जो है वो सबसे ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। तो नंबर 1 पर किसका आ जाएगा? लक्षद्वीप। नंबर 2 पर आ जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नंबर 3 पर आ जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। फिर ISFR 2023 के अनुसार वृक्षावरण, अब हमने वनावरण देख रहे थे, अब वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, ठीक है। किसकी दृष्टि से? वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य। तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र आ जाएगा, नंबर 2 पर राजस्थान आ जाएगा और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद रखिएगा, वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा है। फिर वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हमने देख लिए। अब न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर है सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। SMT, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर आगे अगर हम देखें, आगे है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत कहाँ है? केरल में, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत है केरल में। फिर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला यूटी अगर हम बात करें तो कौन है? चंडीगढ़ है। राज्यों में है केरल और यूटीज में बात करें तो चंडीगढ़। फिर कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य। अभी हम अलग अलग देख रहे थे, वृक्षावरण का अलग और वनावरण का अलग। अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो इन दोनों में कंबाइंड की मतलब वनावरण एवं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर कौन आ जाएगा? मध्य प्रदेश। नंबर 2 पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। फिर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य। पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं, फिर परसेंटेज देखते हैं। तो क्षेत्रफल में हमने देखा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अब हम देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो मिजोरम नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा? मेघालय, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंट्रल लेवल पे। अब हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, ISFR 2023 के हिसाब से, तो इनका कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? कुल वनावरण क्षेत्र है 15,045, ठीक है। 15 तियां 45, 150 45, जैसे भी याद रखना है याद रख लीजिए, 15,045, ठीक है। तो याद रखना है 15,045 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण क्षेत्र। फिर भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का हिस्सा कितना है? तो भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का हिस्सा है 6.24%। कुल वृक्षावरण कितना है? 8,950, ठीक है। 8950 वर्ग किलोमीटर है वृक्षावरण क्षेत्र और वृक्षावरण का हिस्सा कितना है? 3.72%, ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण एवं वृक्षावरण का हिस्सा कितना है? 9.96%, ठीक है। अभी 10% भी नहीं है, लगभग 9.96, लगभग 10 मान सकते हो। तो याद रखिएगा कि 10% से अधिक नहीं है वनावरण वृक्षावरण का हिस्सा, ठीक है। ISFR 2021 की तुलना में राज्य में वनावरण में, ठीक है, राज्य में वनावरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसमें हुई है? वनावरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ISFR 2021 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे। फिर सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले, जहां पर वनावरण क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के 3 जिले कौन से हैं? सोनभद्र हो गया, नंबर 2 पर लखीमपुर खीरी हो गया और नंबर 3 पर कौन है? मिर्ज़ापुर, ठीक है। फिर न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले जहां पर न्यूनतम वनावरण है, तो नंबर 1 पर कौन है? भदोही यानी संत रविदास नगर, फिर मऊ और उसके बाद संभल। फिर अब हम परसेंटेज के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देख लिया। अब परसेंटेज में देखें तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले कौन से हैं? सोनभद्र हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल में भी सोनभद्र नंबर 1 पर था, प्रतिशत में भी सोनभद्र नंबर 1 पर है, लेकिन
परसेंटेज में वहाँ पर लखीमपुर खीरी था, यहाँ पर कौन हो जाएगा, चंदौली, और नंबर 3 पर श्रावस्ती। तो ये याद रखना है आपने कि सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ठीक है, क्षेत्रफल में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती। फिर न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले, तो नंबर 1 पर कौन हो जाएगा, संभल, नंबर 2 पर भदोही यानी संत रविदास नगर, और नंबर 3 पर आ जाएगा मैनपुरी, ठीक है। बिहार की अगर हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का हिस्सा कितना है इसका, 8, ठीक है। और कुल वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 2370 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षावरण का हिस्सा 2.52%, ठीक है, सॉरी। फिर भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण एवं वृक्षावरण का हिस्सा कितना है, तो ये कितना है, 10.52%, यानी ये 10% से ज़्यादा है, तो ये याद रखना। फिर आगे है सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले बिहार के 3 जिले, ठीक है, वनावरण क्षेत्र वाले बिहार के 3 जिले। तो नंबर 1 पर कैमूर, नंबर 2 पर पश्चिम चंपारण, और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा, जमुई। फिर न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले बिहार के 3 जिले, पहले नंबर पर शेखपुरा, दूसरे पर अरवल और तीसरे पर बक्सर। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी का भी फॉर्म चल रहा है, 30 अगस्त को लगभग शेड्यूल्ड है, तो ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है बीपीएससी के लिए, ठीक है। फिर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के 3 जिले, तो कैमूर नंबर 1 पर, जमुई नंबर 2 पर, और मुंगेर आ जाएगा नंबर 3 पर। फिर है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के 3 जिले, शेखपुर, बक्सर और सिवान, ठीक है, शेखपुर, बक्सर और सिवान। आगे है क्या है, आगे शीर्ष 10 देशों में वन क्षेत्रफल 2020 का डेटा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, शीर्ष 10 देशों में वन क्षेत्रफल, तो सबसे ज़्यादा किसका है, रशियन का, रशियन फेडरेशन का सबसे ज़्यादा है, 49.8%। देश के क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्रफल है वो 49.8, लगभग 50% है, ठीक है। और विश्व के वन क्षेत्रफल का कितना है, 20% है। नंबर 2 पर ब्राज़ील है, नंबर 3 पर कनाडा है, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत आता है नंबर 10 पर, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर आईएसएफआर 2021 की तुलना में आईएसएफआर 2023 में मैंग्रोव आवरण 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंग्रोव आवरण में अगर हम 2021 से कंपैरिजन करेंगे 2023 की रिपोर्ट में, तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, ठीक है, तो ये याद रखना। मैंग्रोव आवरण आकलन 2023 सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है गोवा, ठीक है, अगर हम 2021 से तुलना कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आ जाएगा गोवा, और नंबर 3 पर कौन है, गुजरात, ठीक है, इतना ही देख लीजिए, बाकी छोड़ दो। फिर इसके बाद तो ये सारे सेगमेंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उद्योग परिदृश्य देखेंगे, खनिज देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, और उसके साथ ही हम देखेंगे परिवहन और पर्यटन, ठीक है। तो जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।